हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन और जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बार मैग्नेट ए बी विद मैग्नेटिक मोमेंट एम। आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसमें मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ये ए बी एक बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, एम है। इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। देखो बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। देखो सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। आपको पता होगा कि मैग्नेट के अंदर जो है दो पोल होते हैं और दोनों की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है। ये मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है। बस केवल साउथ और नॉर्थ पोल का फर्क है। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, सपोज करो बेटा, वो कितनी है, 2a है ना। तो जो इनिशियली यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था आपके पास, कि आपके पास एक चार्ज सिस्टम होता है पूरा डायपोल, ये क्यों है, इधर यहाँ प्लस क्यों है, दोनों के बीच की सेपरेशन 2 है। तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट हुआ करती थी उसका फॉर्मूला था हमारे पास वन ऑफ द टू चार्ज, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम। सेम वे में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है या मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, वो क्या होता है, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द पोल्स ना। तो इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये होता है 2m इंटू ए, ठीक है। ये इनिशियली हमारे पास है। अब हमने क्या काम करा, इस मैग्नेट को जो है दो भागों में कट कर दिया। देखो मैग्नेट को दो भागों में कट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो होता है कि हम मैग्नेट को पैरेलली कट कर दे। ये आपके पास मैग्नेट थी ऐसे, आपने क्या काम करा, मैग्नेट को ऐसे कट किया है। यदि आप ऐसे कट कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है वो तो हाफ हो जाती है, लेकिन जो सेपरेशन है वो 2a की 2a ही बनी रहती है। देखो दोनों मैग्नेट की, ये एक नंबर मैग्नेट बन गई, ये दो बन गई। दोनों की जो 2a है वो तो लेंथ तो सेम है, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो होगी हाफ हाफ ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, यदि मैं इंडिविजुअली हर किसी की, इन दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट देखूं, यदि मैं इसकी बात करूं m1, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है भाई कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ m/2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो आप ऑब्जर्व करते हैं ये क्या बन गया, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू m इंटू 2a, और m इंटू 2a क्या है, पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है अपर पार्ट की, वो क्या हो गई, पूरे वाले की हाफ हो गई। यदि मैं सेम नीचे वाले में निकालूं तो भी आप देखेंगे ये भी हो जाएगी हाफ ना, ठीक है। मतलब यदि आपने इस तरीके से कट किया है, पैरेलली कट किया है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है और मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाती है। लेकिन यदि आप वर्टिकली कट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है परपेंडिकुलरली आपने मैग्नेट को कट किया है, आप मैग्नेट को ऐसे काट रहे हैं ना, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहती है, एम 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 ही रहेगा, लेकिन ये जो सेपरेशन है वो ए रह जाती है ना। देखो आप पूरी मैग्नेट की सेपरेशन ए रह गई। तो इससे मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है बेटा कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई सेपरेशन। देखो तो ये m इंटू ए है, पहले कितनी थी, m इंटू 2a थी। यदि मैं इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो ये पुराने वाली मैग्नेटिक मोमेंट आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि आप जो है मैग्नेट को कैसे भी काटे, चाहे आप वर्टिकली ऐसे काटे चाहे मैग्नेट को एक्सियली ऐसे काटे ना, दोनों केसेस में क्या होता है कि जो भी मैग्नेट आ रही है दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल के। यहाँ पे भी सेम इसने क्या काम करा, इस मैग्नेट को जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर ऐसे। इसका मतलब जो इधर वाला पार्ट है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गई, m/2 हो गई। जो दूसरे वाला पार्ट है इधर वाला, ये वाला, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी बेटा, m/2 हो गई। बस केवल पोलैरिटी का फर्क पड़ता है, एक पॉजिटिव तो दूसरी वाली नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वन पार्ट इज केप्ट ओवर द अदर, एक पार्ट के ऊपर जो है दूसरी की को रख दिया गया है ऐसे ना, सो दैट एंड बी इज एग्जैक्टली ओवर ए, मतलब कि पूरा प्रॉपर वे में दोनों को ऐसे रख दिया गया है। एक की मैग्नेटिक मोमेंट है m/2 प्लस की, दूसरे की है बेटा माइनस का m/2 ना। तो अब बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन सो फॉर्म, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों को ऐड कर दो। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एक वेक्टर सम है, तो एक डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, एक होती है, आपको पता हो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तो यहाँ देखो जब इसे आप कट करेंगे बीच में से, तो यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। एक रहेगी साउथ टू नॉर्थ ऐसे, एक रहेगी बेटा इधर नॉर्थ टू साउथ ना। तो एक की डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी क्या रहेगी, इस तरफ है।
तो दोनों एक m1 जो है माइनस का ले लो या प्लस का ले लो, दूसरे वाले जो है उसके अपोजिट हो जाएगा। तो जब आपकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दो m1 प्लस m2। तो आपका एक हाफ m है, एक माइनस का हाफ m है, तो नेट कितना, जीरो ना। तो आपका इसका आंसर क्या है बेटा, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगी इस तरीके से, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ना कई बार ये पूछ लेता है कि जैसे ये वाली चीज थी ना, जैसे मान लो ऐसे या कैसे भी काटा गया हो, आपका एक्जुअली काटा गया हो चाहे परपेंडिकुलरली काटा गया हो, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को काट के परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे तो क्या किया है, ऊपर नीचे रखा है ऐसे ना। अब इस वाले को, नीचे वाले हिस्से को ऐसे रख के यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसे रख दिया गया है परपेंडिकुलरली। तो आप इसमें रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, m/2 इसका है मैग्नेटिक मोमेंट, m/2 इसका है। तो जो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा बेटा, ये वाला हिस्सा ना। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस से रिजल्टेंट निकालेंगे इसका, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 2L हैज पोल स्ट्रेंथ P। आपके पास एक मैग्नेट है, ये मान लो एक मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, P है, ओके। जिसको मैंने स्मॉल m लिखा था ना, वो यहाँ पे PP है, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, स्मॉल m है। दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, पोल के बीच की 2L है। देन m इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा, ये आपको पता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई 2a होता है, तो ये p इंटू 2a होगा। अब 2a यहाँ पे l है, तो दिस विल बी p इंटू 2l। देखो दो ऑप्शन है हमारे पास 2pl वाले, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन लिखी है नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा आप ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, मैंने आपको बताया था अभी ना, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो जिधर आपका कदर होगा ये साउथ टू नॉर्थ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला पार्ट है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। लिखा है 2 बार मैग्नेट ऑफ सेम ज्योमेट्री विद मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m आर फर्स्ट प्लेस इन सच ए वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, आपके पास जो है एक मैग्नेट है ये, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, दूसरी मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ट्वाइस ऑफ m है ना। दोनों को आपने इस तरह रखा है कि दोनों की जो सेम पोल है जो एक तरफ रहे, मान लो नॉर्थ यहाँ है, इसका भी नॉर्थ यहाँ है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है। देन इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज t1। एक का पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन दोनों का क्या हो गया, t1 हो गया। नाउ द पोलैरिटी ऑफ द वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स। अब क्या काम कर दिया, एक मैग्नेट ऐसे थी यहाँ नॉर्थ और साउथ ना, इस बार उल्टा कर दिया गया है, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ कर दिया गया है ना। तो आपका क्या हुआ है, अब दोनों की पोलैरिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई है, ठीक है। तो उल्टी कर दी हमने, तो जिसका टाइम पीरियड है वो क्या बन जाता है, t2 बन जाता है। तो आपको बताना है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन है। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि यार t1 और t2 का जो रिलेशन है या टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो क्या होता है। आप यदि किसी भी मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट अप करेंगे तो वो ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देती है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ना, इसमें एक कंसेप्ट था, डेरिवेशन भी था, वो मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। 5th चैप्टर की जो मेरी वीडियो है डेरिवेशन की, उसमें आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आया करता था 2π√I/mb, जहाँ पे I हुआ करता था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और m था आपका मैग्नेटिक मोमेंट, b था आपका बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड था। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, 1/√m के ऊपर ना। तो देखो जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड कम रहेगा, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कम होगी उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। तो अब आप देख लो किसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, दूसरे वाले की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो T2 की जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू 1 के। तो T आपके पास देखो दो मैग्नेट थी बेटा, एक का m था एक का 2m था। तो 2m का मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो बेटा ये ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, बी पार्ट रहेगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड्स ना। आपके पास टाइम पीरियड गिवन है इस बार, कितना है, 2 सेकेंड है आपके पास। The period of oscillation of a bar magnet whose magnetic moment is 4 times that of first magnet is। ये बोल रहा है कि जो आपका नया टाइम पीरियड बताना है आपको बार मैग्नेट का, मान लो t डैश बताना है आपको, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट मान लो यहाँ m थी, तो जो नए वाली मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी है, 4 टाइम्स है m के। तो ये फिर से सेम रिलेशन आ जाएगा वही कि t जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली टू रूट m होता है। यदि मैं दोनों का रेशियो निकालू, यहाँ t1/t2 करूं, जो पहला टाइम पीरियड ये t1 है, दूसरा टाइम पीरियड t2,
तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर m2 ऊपर आ जाएगा बेटा हमारे पास, y नीचे m1 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लगा दो यहाँ पे। तो m2 क्या है हमारा, जो नए वाली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 4m है, इनिशियल वाली m है, m से m कैंसिल आउट हुआ, इसका ये 2 टाइम्स हो गया। सो T1 बाई T2 इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। हमें T2 निकालना था, तो बेटा T2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन में 2, और T1 हमारे पास 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया बेटा 1 सेकेंड। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड इसका आंसर है। मतलब दोनों क्वेश्चन जो है आपके टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे बेस है। अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आयरन पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 वेबर, सॉरी देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, वेबर किसकी यूनिट होती है बेटा, वेबर होती है फ्लक्स की, और नीचे एरिया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्योंकि आपका फाई होता है बेटा बी इंटू ए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है आपको, बी की वैल्यू, बी कितनी है हमारे पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड इतने एम्पियर पर मीटर, आपके पास जो है क्या है, इंटेंसिटी भी गिवन है आपके पास ना, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू मिल गई, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, एच होता है बेटा एन इंटू आई, ये एच की वैल्यू भी हमें पता है 150 एम्पियर मीटर माइनस 1, ये आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन मस्ट बी, आपको म्यू आर की वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू नोट एन इंटू आई। तो इसे मैं यहाँ मटेरियल की बात चल रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू नोट ना होके वैक्यूम वाला, ये आयरन के लिए है, तो इसका मतलब म्यू इंटू एन आई बन जाएगा, और एन आई क्या है आपका एच होता है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू इंटू एच। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। अब आपके पास म्यू के अंदर क्या क्या होता है, देखो म्यू होता है बेटा म्यू नोट इंटू म्यू आर, क्योंकि आपने रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ना, तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, म्यू नोट इंटू म्यू आर, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे एच आ गया। तो आपको म्यू आर निकालना है, तो बेटा म्यू आर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी अपॉन में म्यू नोट इंटू एच। बी की वैल्यू पता है बेटा 1 है, म्यू नोट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होती है, क्योंकि म्यू नोट बाई 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर माइनस 7 होता है, 10 की पावर माइनस 7 इंटू में एच की वैल्यू भी हमें गिवन है 150 है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 5 डिवाइड में आ गया बेटा 6 पाई। आप चेक करो आंसर कौन सा है, 10 की पावर 5 बाई 6 पाई, तो ये इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखा है स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद, स्टेशनरी मैग्नेट जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट नहीं होती। तो नॉर्मल सी बात है, देखो यार मैग्नेट है तो आयरन रोड से साथ करेगी, मैग्नेट से इंटरेक्ट होगी, मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट होगी, स्टेशनरी चार्ज से नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, स्टेशनरी चार्ज। अगले क्वेश्चन पे आओ, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो मैं बता रहा था अभी आपको, पी या जो स्मॉल एम लेके चल रहे थे हम ना, उसकी एसआई यूनिट बतानी है आपको। आंसर देखो लिखा है यहाँ पे एम्पियर मीटर होती है, लेकिन कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा बेटा, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द मैग्नेट, जिसे हम लिख लेते हैं m इंटू 2a। ये आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला था एक ना, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, जो होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया, इसे आगे जाके यूज करेंगे अभी। यदि मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो m इंटू 2a इज इक्वल टू आगे बेटा I इंटू ए। तो यहाँ से यदि मैं यूनिट निकालू m की, तो देखो m तो निकालना ही है हमें, a क्या होता है मीटर, तो इसकी मीटर आ गई, इज इक्वल टू एम्पियर, हमारा करंट की एम्पियर आ गई, एरिया होता है बेटा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक जो आपका पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ गई, एम्पियर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। ऐसे आती है यूनिट बेटा, ठीक ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपके पास n की वैल्यू पता है कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, 25 टर्न्स है। आर की वैल्यू पता है बेटा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चे गिवन है 0.5 टेस्ला।
नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल। अब प्लेन ऑफ द कोयल के परपेंडिकुलर रखा गया है ये, ठीक है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इफ द करंट इन द कोयल इज दिस, करंट की वैल्यू भी बेटा आपको पता है 5 एम्पियर है। देन द टोटल टॉर्क, देखो अब यहाँ डिपेंड करता है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, बीना साइन थीटा होता है बेटा, ठीक है, बीना साइन थीटा, ठीक है, या फिर इसे m इंटू बी साइन थीटा भी लिख देते हैं हम, क्योंकि m का मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि हमारी क्या हो जाएगी I इंटू ए होता है, और n नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ठीक है। इस पूरे को हम जो है m लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको थीटा ऑब्जर्व करना है बस ना। देखो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको मेन तो सारी यूनिट्स तो गिवन ही है। एरिया तो आप इजिली निकाल लेंगे, तो सर्कुलर कोयल है तो बेटा एरिया तो पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको आर पता ही है, पाई की वैल्यू जानती हैं, तो दिक्कतें बनेगी केवल थीटा निकालने में। तो आप ये देखो कि कोयल जो है रखी कैसे गई है, जो सर्कुलर कोयल है उसको जो है नॉर्मली प्लेस किया गया है प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द कोयल के साथ में। इट मीन्स क्या है कि जो दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, जीरो। यदि एंगल जीरो हो गया इट मीन्स क्या है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो। तो इसका मतलब आंसर कितना है इसका, जीरो। ध्यान रखना ये चीज ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m आपको गिवन है, m इक्वल टू 30 इंटू जे है, y एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट है, इज प्लेस अलोंग द y एक्सिस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक्सिस में, I में भी है और J में भी है, इसका मतलब x और y दोनों एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको टॉर्क निकालना है, तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला आपको अभी ऊपर लिखा ही हुआ है, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से देखूं तो दिस विल बी m क्रॉस b हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, आपको निकालना आता हो तो इजीली निकाल सकते हैं इसको ना। देखो कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटा, ऐसे करते हैं हम, ये वाला आई यहाँ रखेंगे, यहाँ जे यहाँ के रखते हैं ऐसे ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो फटाफट से, आई जे के, यहाँ जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू पहले में कितनी है, जीरो है ही नहीं, जे की वैल्यू 30 है, इसमें जीरो हो गई। फिर बेटा बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई में 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो जो आपका, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जब आप आई रखते हैं यहाँ पे तो क्या करते हैं, इसकी दो इसकी मल्टीप्लाई इसमें जीरो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई जीरो माइनस के साथ, यहाँ माइनस का जे आ जाएगा, जे में आप क्या करते हैं इसकी इसमें जीरो माइनस जीरो प्लस, ये आपको आता है ऑलरेडी, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो बेटा ये के है तो क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, जीरो माइनस के साथ दिस इंटू दिस, कितना आ गया बेटा, ये 60 आ गया, ठीक है, 3 दूनी। तो ये आपका आ गया माइनस का, ये तो आई जीरो हो गया, जे भी जीरो, और माइनस का 60 के आ गया आपके पास ना। तो आंसर क्या है आपका, माइनस का 60 के न्यूटन मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला फंडा यहाँ पे यूज किया गया है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A magnetic dipole is under the influence of two magnetic field। आपका जो डाइपोल है वो दो मैग्नेटिक फील्ड में है, ओके। द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन इज 60। जो दोनों फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 है। आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है बेटा कितना, 60 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं, एंड वन ऑफ द फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। एक जो फील्ड है, मान लेते हैं B1 और B2 दो फील्ड है, एक की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 टेस्ला। इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अब वो थीटा इक्वल टू जीरो पे आ गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आया वो, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आने के बाद हम बोलेंगे कि वो स्टेबल में आ गया। इसका मतलब जो थीटा है आपका, जो पहला एंगल बना वो हमारे पास थीटा 30 आया, थीटा 2 कितना हो जाएगा भाई, 60 पे थे दोनों आपस में, दोनों ऐसे थे 60 पे। अब एक चला गया कितने पे, 30 पे, दूसरा क्या, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 30 बच गया, 60 माइनस 30, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास दोनों मिल गए 30-30। ओके, ध्यान रखना ये चीज। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है बेटा, बी की वैल्यू इतनी है, आपको निकलवा क्या रहा है, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि B2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे ऐसे केसेस में, देखो दोनों के जो मेन, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आप स्टेबल की बात करिए ना, इसमें स्टेबल कब होगा, जब दोनों का टॉर्क बराबर हो जाएगा। यदि मैं दोनों का टॉर्क इक्विवेलेंट कर दूं, टो 1 बाई टो टू, टो इक्वल टू टो 2 कर दूं, तो बेटा यहाँ टो की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ रखा है एम बी साइन थीटा होता है, यहाँ पे भी लिख दो आप एम बी साइन थीटा। दोनों का आप कंपेयर कर दो, एम तो सेम ही है आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक का B1 एक का B2,
थीटा वन एक के लिए थीटा वन 30 है, दूसरे के लिए भी 30 है, तो साइन 30 वाला टर्म तो आप हटा ही दो यहाँ से, ये वाला तो एम बी हटा ही दो, तो बी वन इजकल टू बी टू आ गया बस केवल। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जितना फील्ड उसका है उतना ही फील्ड दूसरे का हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बेटा इसका 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सोलेनोइड हैज ए कोर ऑफ सब्सटेंस विच रिलेटिव परमिबिलिटी, आपके पास म्यू आर की वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी है 600 है यहाँ पे ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, आपको मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू बतानी है। तो देखो आपको पता है कि म्यू आर की वैल्यू ये है, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी की निकालने का तरीका आपको पता ही है, म्यू आर क्या होता है, म्यू अपॉन में म्यू नोट होता है। तो म्यू निकालना है बेसिकली, तो म्यू नोट इंटू म्यू आर कर देंगे, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो म्यू की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 है, और म्यू आर की वैल्यू 600 है, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 2400 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। आप आंसर चेक कर लो, बस 24 पाई लिख सकते हैं इसको, तो 2 जीरो से हट जाएगा, 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये आंसर है बेटा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अ परमानेंट मैग्नेट इन द शेप ऑफ थिन सिलेंडर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है कि जो भी आपका करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट डिवाइड बाय लेंथ, जो भी आपकी लेंथ आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता है ऑलरेडी, कितनी है 10 की पावर 6 है ये वाली वैल्यू। मैग्नेटाइजेशन करंट बताना है आपको, तो आई इंटू एम की वैल्यू बतानी है, और लेंथ आपके पास कितनी है 50 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। यहाँ से आप इजिली आई एम निकाल सकते हैं, तो आई एम क्या हो जाएगा, एम इंटू एल हो जाएगा। एम की वैल्यू बेटा 10 की पावर 6 है, एल की वैल्यू बेटा कितनी है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसे आप सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से ये कट गया, 10 की पावर 4 आया, एक और कट गया, तो 5 इंटू 10 की पावर 5, ये आंसर आना चाहिए आपका। तो पहला आंसर है इसका, देखो। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर हैज 3500 टर्न्स ऑफ द वायर। आपके पास जो है रेडियस गिवन है आपके पास, ठीक है, और कितनी टर्न है आपके पास, टर्न है बेटा हमारे पास, आर की वैल्यू लिख लेते हैं पहले फटाफट से, 15 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, कैपिटल एन की वैल्यू है 3500। टर्न्स ऑफ वायर बाउंड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू भी पता है आपको 800 है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग करंट, आपको बी की वैल्यू बतानी है, कि जब आपको करंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, करंट कितना है आपके पास 1.2 एम्पियर है, तो आप बेसिक सा इसमें नॉर्मली फॉर्मूला लगा लो। आप देखो, आप पहले ऑब्जर्व करो कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको टोटल कितनी है 3500 ना। यदि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 3500 डिवाइड बाय लेंथ कितनी है, लेंथ होती है सर्कुलर की 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा बेटा 3500 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा, मान लेते हैं 3715, नियर अबाउट इतना आया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें बी पूछा गया था, तो बेटा बी की वैल्यू आप जानते हैं म्यू नोट इंटू आई होता है, म्यू नोट एन आई, और यहाँ म्यू क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है कोई ना कोई, ठीक है, क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इसकी जगह म्यू आ जाएगा, और म्यू क्या होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर होता है, यहाँ एन इंटू आई है, एन की वैल्यू निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, म्यू नोट की वैल्यू पता ही है आपको, म्यू नोट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू म्यू आर बच्चे गिवन है 800, एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3715 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू बेटा हमें गिवन है ऑलरेडी 1.2 एम्पियर। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 4.48 टेस्ला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 6200। आपके पास रिलेटिव परमिबिलिटी वही म्यू आर गिवन है आपके पास 6200 है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो आपको पता होगा ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी में एक रिलेशन होता है, जो कि जो आपका परमिबिलिटी है, सॉरी मैग्नेटिक जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो होता है 1 प्लस चाई एम के बराबर।
chi m होता है आपका बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1। तो जो भी आपकी वैल्यू है 6200 में से एक कम कर दो बस के बाद, तो 6199 ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। दैट इज सी ऑप्शन ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोलेनोइड हैज ए कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमिबिलिटी 500 एंड इट्स वाइंडिंग कैरी ए करंट ऑफ 1.2 एम्पियर। आपके पास जो है रिलेटिव परमिबिलिटी भी गिवन है इसमें, देखो कितनी है, 500 है। आपके पास बाइंडिंग करंट कितना है, आई की वैल्यू है बेटा 1.2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड इज 500 पर मीटर। कैपिटल एन की वैल्यू पता है हमें 500 है 1 मीटर के हिसाब से, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज नियरली, तो आपको मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे ना, ठीक है बेटा। देखो आप सोचो जरा, मैग्नेटिक कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम कहाँ से निकलेगा। यदि मैं यहाँ से एक काम करूं, देखो आप पहले आपके पास म्यू आर गिवन था, यदि मैं यहाँ ससेप्टिबिलिटी निकाल लेता हूँ, ससेप्टिबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एम अपॉन एच। तो मैं यदि यहाँ से एम निकालने की कोशिश करूं, दिस विल बी एच इंटू चाई एम हो जाएगा। लेकिन चाई एम कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा, काई वाला वैल्यू जो है कहाँ से निकलेगा, म्यू आर से। तो बेटा म्यू आर इजकल टू होता है 1 प्लस काई एम। तो यहाँ से काई एम की वैल्यू आ गई 500 में से एक माइनस 499। तो आपके पास ये तो मिल गया, आपको एच चाहिए बस केवल अपना। तो एच कैसे निकलेगा, आप एच आपको पता होगा कि एच की वैल्यू होती है बेटा एन इंटू आई, जो हमने पीछे यूज किया था। एन आपके पास है ही ऑलरेडी 500, 500 इंटू आई की वैल्यू आपके पास बेटा 1.2 एम्पियर है। तो आप जब यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो ये एच हमें निकल गया 500, 500 दूनी तो 600 आ गया हमारे पास ये एम्पियर मीटर माइनस 1। तो आपका देखो ये भी मिल गया, आपको ये भी मिल गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 499 को आपको सीधा 600 में मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 3 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस कौन से वाले, एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं एसएसएन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर। देखो बेटा पहला एसएसएन रीजनिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बोल रहा है कि जो एसएसएन है वो क्या है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, देखो कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन जो हम फील्ड मैग्नेट यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, इसलिए क्या होता है एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर के मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही लाइट पड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात तो ठीक है भाई। रीजन में क्या लिखा था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज क्वाइट वीक एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द, ये भी सही है, देखो बात ना एक्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन है ये ना जो मैं बता रहा था आपको। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड गैल्वेनोमीटर के अंदर बनता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन में लिखा हुआ है ability of material to permit the passage of magnetic lines of force through it is called magnetic permeability। नॉर्मल सी बात है, देखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी का मतलब ये होता है परमिट करने की एबिलिटी ना, कि भाई किसी भी की भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना पास करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो ये तो सही है भाई। रीजन में क्या लिखा है, फॉर ए परफेक्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल परमिबिलिटी इज ऑलवेज 1। देखो आपको पता है कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल और डाई मैग्नेटिक मटेरियल, जो आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इन तीनों की जो परमिबिलिटी होती है म्यू आर की वैल्यू, देखो चाई की वैल्यू और म्यू आर की वैल्यू में फर्क है दोनों की ना। जो चाई की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है, यहाँ पे मतलब नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। डाई में नेगेटिव होती है चाई की वैल्यू, इसमें जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है 0 से, और एक के बीच में होती है 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है चाई एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होती है फेरो में ना। जो म्यू आर है आपका रिलेटिव परमिबिलिटी है, उसकी वैल्यू डाई के केस में क्या होती है 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1 से हल्की सी ज्यादा होती है म्यू आर की वैल्यू, और यहाँ पे क्या होती है म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होती है, ठीक है। तो डाई वाले केस में 0 और 1 के बीच में है, तो ये ऑलवेज 1 नहीं होती, ये गलत है भाई। इसका मतलब क्या है, आंसर इसका सी हो जाएगा इस वाले का आंसर, ठीक है बेटा। तो अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा चला गया है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 65।
लिखा है द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडिंग फ्रीली पॉइंट आउट ऑलवेज नॉर्थ साउथ। ये तो बात ठीक है, यदि आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो नॉर्मल सी बात है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन को दिखाती है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उसे दिखाती है, ठीक है। रीजन अर्थ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट, ये भी सही बात है, क्योंकि अर्थ जो है वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका ना, ये करेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन है। ये फिर चला गया बेटा ऊपर ना। अगले उस पे आते हैं, यहाँ लिखा है व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम। ये बोल रहा है यदि रेडियस को डबल कर दिया गया, आपकी रेडियस क्या होगी 2r हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपने पढ़ा होगा I इंटू ए होता है। तो I तो हमारा सेम है, I ये अब क्या है सर्कुलर लूप है, तो I एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर को डबल करते ये इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नई क्या बन गई 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो सही बात है भाई, एसेशन तो ठीक है इसका। रीजन में क्या लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लूप, ये भी बात सही है। देखो एरिया पे डिपेंड करता है तभी तो जाके डबल हो गया है, इसका मतलब ये तो एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये गलत है इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर, ये असर्शन आगे बेटा देखो, ये एम्स वाले पेपर में आ रखी है सारी असर्शन जो मैंने उठाई है वहां से, 2015 में आए, 2018 में, 2010 में, 2009 में, और ऐसे ही एक और है 2018 की, ठीक है। देखो फटाफट से इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि आप n की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो घट जाती है। इसका मतलब इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो इनवर्सली है n के ऊपर ना, जैसा इसमें गिवन है असर्शन के अंदर ना कि n बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। लेकिन अब आप देख लो n म्यू की वैल्यू होती क्या है, आपने पढ़ा होगा कि बेटा म्यू म्यू अपॉन एल क्या होता है E अपॉन 2me होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहां पे म्यू अपॉन एल, जिसे हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है माइनस का E अपॉन 2me। यदि मैं एल की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूं, एल क्या होता है, एल होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, यहाँ मल्टीप्लाई में एल आ जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ E अपॉन टाइम, ये तो कांस्टेंट ही है। एल क्या होता है, एल होता है बेटा NH अपॉन में 2 पाई। आप ऑब्जर्व करते हैं कि देखो जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, न कि इनवर्सली है। इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया पूरा ना, तो ऐसा नहीं गलत है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा डी है इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ लिखा है व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरी करंटली डबल इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम। ये तो सही बात है, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लूप, ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर क्या होगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, द मैग्नेटिक मोमेंट the magnetic pole of earth don't coincide with the geographical pole. The discrepancy between the orientation of compass and true north south direction is known as magnetic declination। देखो ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है, ठीक है बेटा, क्योंकि आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो वाला पार्ट आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसे छोड़ देते हैं। यदि आपको ये पढ़ना है कि हाँ इसका मतलब क्या है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ डोंट कोइंसाइड विद द ज्योग्राफी, ये तो सही बात है। देखो कोइंसाइड नहीं होता, होता क्या है कि ये अर्थ है आपका, अर्थ का ये ज्योग्राफिकल ये जो नॉर्थ पोल है ये आपका साउथ पोल है, और जो आपके अंदर की इमेजिनरी मैग्नेट हम मानते हैं वो देखो दोनों कोइंसाइड नहीं करते। यहाँ इसका नॉर्थ पोल होता है, यहाँ इसका साउथ पोल होता है, दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का डिफरेंट रहता है। इसका मतलब क्या है, ये इसका आंसर क्या है बेटा ए है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, ध्यान रखना। अगला सेशन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्योर नंबर। ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो एक प्योर नंबर है, क्या ये बात सही है? देखो भाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है, आपको पता है, या तो माइनस में होगी डाई के लिए, पैरा के लिए प्लस में होगी, 0 1 से कम रहेगी, और जो फेरो है उसके लिए ग्रेटर देन रहती है। तो ये तो बात सही है भाई, प्योर नंबर ही तो होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम इज 1। ये कैसे हो सकता है, वैक्यूम के लिए जो है क्या है 1 नहीं होती, ये गलत है बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है इसका आंसर। अगला क्या बोल रहा है सेशन रीजनिंग, द ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये मैंने आपको पीछे बताया था, ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है बेटा m अपॉन में h। ये वही बोल रहा है कि जो मैग्नेटाइजेशन है इसको मैं इसने I नाम दिया है, दिस विल बी I अपॉन में h। इसका मतलब ये तो सही है भाई। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये गलत है। देखो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होता। ससेप्टिबिलिटी क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, दैट मीन इसका आंसर क्या है बच्चा, सी है इसका आंसर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इफेक्ट द वर्किंग। ये तो सेम वही आ गया बेटा क्वेश्चन ना, कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे जो है इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर होता है एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर के मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है बेटा। अभी आते हैं केस बेस्ड स्टडी के ऊपर। देखो यहाँ पे इस चैप्टर से मैंने 2 केस बेस्ड स्टडी उठाई है बस ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना बस, क्योंकि इस बार क्या है, दो ही आपके टॉपिक आ रहे हैं इससे ना। अर्थ मैग्नेटिक वाला जो पार्ट है वो आपका कैंसिल आउट हो रखा है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं बेटा, ठीक है। देखो फटाफट से, जो पहली केस बेस्ड स्टडी है वो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है, आई इंटू ए वाले पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिखता है यहाँ पे ए थिन सर्कुलर वायर कैरिंग ए करंट आई हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट एम। आपके पास एक वायर है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम है, ओके। द शेप ऑफ द वायर इज चेंज टू ए स्क्वायर। एक वायर था, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एन है, तो आपने क्या काम करा, इस वायर को कन्वर्ट करके आपने एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आपके पास ये एक वायर है, आपने क्या काम करा, इसको जो है मोड़ के जो है स्क्वायर बना दिया है, ओके। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा एम थी। अब दोनों में जो है सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई करंट है ना। इट विल हैव ए मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको बताना है कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली होती है भाई आई इंटू ए होता है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो वी हैव टू मल्टीप्लाई n। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बनती है, एन आई ए होती है, वैसे आई इंटू ए होती है, ठीक है। अब आप पहले ये देख लो कि आपके पास जो है इसकी पूरी वायर की लेंथ थी, और आपने क्या काम करा, इसे पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। आपके पास सर्कुलर वायर थी ये वाली, ये पूरी सर्कुलर वायर थी। सर्कुलर वायर की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर है। इक्वल टू कर देते हैं हम इसके, क्योंकि इसका आपका सरफेस पूरा क्या हो जाएगा, 4 इंटू एल हो जाएगा इसका पैरामीटर। यदि मैं यहाँ से एल निकाल दूं तो एल से क्या होगा, 2 से 1 कट गया बेटा, तो ये आ गया पाई आर अपॉन में 2। तो जो इसकी लेंथ आ गई वो इन टर्म्स ऑफ आर की फॉर्म में कितनी आ गई, पाई आर अपॉन में 2, ओके। अब आपको बताया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। यदि पहले वाले की मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, देखो एम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई इंटू इसका पूरा एरिया, इसका एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पहले ये पता है। एम डैश हम निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा आई तो सेम ही है, आई इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड आपके पास क्या है, ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, आई इंटू साइड हमारे पास ये लेंथ, तो ये आगे बेटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो। तो यदि मैं एम डैश अपॉन में एम करूं तो बेटा ये आ जाएगा आई इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू नीचे आ गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, एक आई से आई, आर स्क्वायर कट गया, तो बेटा ये आ गया पाई अपॉन में 2। तो जो नई वाली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आ गई एम पाई अपॉन में, देखो ये स्क्वायर है तो 2 टू जा 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ये नीचे 4 आ जाएगा, तो एम आई अपॉन में 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम पाई अपॉन में 4। इसका मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन द फिगर। आपके पास जो है जो करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गिवन है, आपको कहाँ कहाँ कैसी है ना, आपको बताना है, आपको अरेंज करना है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल एनर्जी के। देखो आप जानते हैं कि बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस का एम बी कोस थीटा। तो आप यहाँ से हर केस की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो पहले ना। जैसे पहले केस की एनर्जी की बात करूं, दिस विल बी U1। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहले केस में क्या है, इस तरफ है, और n क्या है आपका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ है, मैग्नेटिक मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो दिस विल बी माइनस का एम बी कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो बेटा ये बन गया आपका -1 प्लस ये, तो प्लस का एम बी बन गया। तो पहले केस में मैग्नेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, m इंटू बी है। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एरिया नीचे की तरफ है मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इधर है 90 डिग्री है, तो माइनस का ये बन गया बेटा एम बी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी एनर्जी कितनी बनेगी, 0। तीसरा केस है आपका, यहाँ देखो बी और एन के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है तो नॉर्मल सी बात है कोस की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ क्या है बेटा, ये एक्यूट एंगल है। यदि कोस की वैल्यू पॉजिटिव में है इसका मतलब एनर्जी आपकी माइनस का एम बी आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब एम बी नहीं आएगा, नियर अबाउट माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। चौथे वाला क्या है, U4।
चौथे वाले केस में देखो बी और इसके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है एम बी कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज में जो कोस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव, क्योंकि कोस की वैल्यू थोड़ी नेगेटिव होती है 90 प्लस में जाने के बाद ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास चारों की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हमारे पास। पहले की प्लस का एम बी है मैक्सिमम वैल्यू, दूसरे में जीरो, तीसरे में माइनस और चौथे में प्लस की। ठीक है, तो आप अब इन चारों के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। देखो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा तो इसकी है, इसका मतलब सबसे पहले इसे लगा लेते हैं आई। उसके बाद क्या होगा, उससे कम किसकी है, उससे कम आप देखो पॉजिटिव वैल्यू है 4 वाले की है, उससे कम आपकी जीरो है सेकंड वाले की है, और सबसे कम आपकी क्या है बेटा थर्ड वाले की है नेगेटिव में। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इसकी आई की, उसके बाद फोर्थ नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है बच्चे, ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक और केस बेस्ड स्टडी है, बस बेटा खत्म हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन फिगर। देखो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है आपको, चारों ऑप्शन देखो, आपको देखते ही पता लग जाएगा। देखो फोर्थ ऑप्शन जो है किसका, सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बना रखी है आपकी ना, देखो ये सही बनी है, बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और यहाँ जो है साइड में जो है सर्कुलर पाथ ले रही है, इसका मतलब आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरी चीजें देखनी नहीं है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, लिखा है टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर फिक्स विद देयर सेंटर एट डिस्टेंस डी अपार्ट। आपके पास दो मैग्नेट है, एक एरी यहाँ पे। आई स्टेशनरी चार्ज क्यू, यहाँ पे आपका चार्ज क्यू है, इज प्लेस एट ए पॉइंट पी इन द बिटवीन द गैप ऑफ द टू मैग्नेट एट ए डिस्टेंस डी। ठीक है, ओके, एज शोन इन द फिगर ना, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, आपको बताना है कि इस चार्ज क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि बेटा चार्ज कैसा है, ये स्टेशनरी है, तो यार यदि स्टेशनरी चार्ज है तो बेटा मैग्नेट के हिसाब से उसके ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं होगा, यदि फोर्स ही एक्ट नहीं होगा तो आंसर क्या है इसका, जीरो। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। इस केस बेस्ड स्टडी का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन द बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड पे कहाँ होती है, साउथ पे जाके खत्म होती है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला पार्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपकी सेकंड केस बेस स्टडी है, जो किससे है, मैग्नेटाइजिंग टर्म से उठा रखी है, जिसमें मैग्नेटाइजेशन वाले पार्ट आता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है आपकी, ठीक है, या मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होता है आपका, बेटा ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैंपल इज, मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, जिसे हम बेसिकली कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि जो भी आपकी पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कितना होता है, ये होती है आपकी ना। तो आप देख लो जरा, मैग्नेटिक सॉरी पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कितनी होती है, तो आप देखो जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला लिखा है वॉल्यूम ऑफ द सैंपल पर यूनिट मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा लिखा है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा है रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट पर पोल स्ट्रेंथ। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये ना, कैपिटल एम जिसे हम लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल एम डिवाइड बाई वी लिख देते हैं। ठीक है, यदि मैं इसे चाय के साथ रिलेशन में देखूं तो चाय की वैल्यू होती है एम अपॉन में एच, ये होता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस एच की वैल्यू भी होती है बेटा एन इंटू आई, ये आगे जाके भी काम आएगा, जहां से आपके पास एक फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो फॉर्मूला है वो यदि एच की फॉर्म में लिखा जाए तो ये बन जाता है बी नॉट इंटू एच। ठीक है, लेकिन ये वैक्यूम के लिए होता है, यदि वैक्यूम नहीं है कोई मटेरियल है तो यहाँ आ जाएगा बेटा म्यू इंटू एच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच क्वांटिटीज एंड यूनिट पेयर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ए इंटू एम, ये हम पीछे सबसे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये तो सही है भाई। दूसरी चीज क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या, डायमेंशनलेस नंबर होता है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, और ये जो रेशियो होता है वो इंटेंसिटी का होता है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हो चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, दोनों कट जाते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ए मीटर -1, ये भी सही है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट होती है हेनरी मीटर -1, ये गलत है बेटा आपका। ठीक है ना, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इसका डी पार्ट है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, अ बार मैग्नेट हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक मोमेंट 3। देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर है, आपके पास एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपकी मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू गिवन है आपके पास 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, I इंटू ए होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यूनिट इसलिए लिखी गई है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार मैग्नेट, आपको कैपिटल एम की वैल्यू बतानी है। तो आप जरा देखो कैपिटल एम की वैल्यू क्या होती है। आपको अभी पीछे बताया था मैंने कि भाई जो कैपिटल एम है मैग्नेटाइजेशन, वो होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास कितनी है, 3 है, और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, तो 2 × 3। आप इसे यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो बेटा आपका आंसर आएगा डी, 5 × 10⁵ ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए सोलेनोइड हैज कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमिबिलिटी 500। आपके पास रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है, म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 500 है, एंड इट्स वाइंडिंग कैरी ए करंट, आई की वैल्यू हमें गिवन है, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड इज 500 पर मीटर। आपको इसमें कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, 500 है पर यूनिट मीटर के हिसाब से, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज नियरली, तो आपको इसमें कैपिटल एम की वैल्यू ही निकालनी है। और आपको मैं पहला ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं हम पहले ना। देखो आपको पता है चाई एम से इसे हम निकालते हैं। चाई एम क्या होता है बेटा, एम अपॉन में एच होता है। यदि मैं एम निकालूंगा दिस विल बी एच इंटू चाई एम। चाई एम कहाँ से निकलेगा, म्यू आर से निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपने रिलेशन पढ़ रखा है रिलेटिव परमेबिलिटी और काई के बीच का, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का। ये होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो बेटा काई एम की वैल्यू निकल जाएगी म्यू आर माइनस 1। तो ये हमारे पास 500 है, तो इसका मतलब ये आ गया 499। ये तो हमें मिल गया। अब हमें एच चाहिए। एच हम कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू मैंने पीछे बताई थी अभी, एन इंटू आई होती है, लेकिन हमें एन चाहिएगा। एन हमारे पास 500 ऑलरेडी गिवन है, आई की वैल्यू भी बेटा हमें पता है 1, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 500 आ गया। तो जो कैपिटल एम की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो कितनी हो जाएगी, 499 मल्टीप्लाई बाई 500। तो आपका जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आया वो नियर अबाउट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 499 है। यदि 500 होता पूरा तो आंसर नियर अबाउट कितना आएगा, 2.5 × 10⁵ ठीक है बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 600। देखो आपका यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू पता है, ये 6000 है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आपको चाई एम की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये तो सेम इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। चाई एम क्या हो जाएगा, 6000 माइनस 1, दिस विल बी 5999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5999, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।